हेलो एवरीवन, दिस इज श्लोक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने सेशन में मॉडल सेट प्रैक्टिस करेंगे, जहां पर हमने क्या किया कि पूरा सिलेबस का, ठीक है, पूरा सिलेबस का हमने एक निचोड़ निकाला है, जिसमें बहुत सारे मैंने एमसीक्यूज भी डाल रखा है, ठीक है। साथ ही साथ हमने 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन को भी ऐड किया है, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन को हमने ऐड किया है एंड 5 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। हमने सोचा कि बहुत सारे वीडियोस को मैंने अपलोड तो किया, लेकिन क्या है कि सब कुछ कटिंग किसी में स्टैक है, किसी में बुलियन अलजेब्रा है, तो हर पर्टिकुलर वीडियो में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स, राइट। तो सोचा हमने क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें कंप्लीट आपके सिलेबस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड हो, ठीक है, जिससे बच्चों को तैयारी करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगा और आपको थोड़ा प्रिपरेशन में भी थोड़ा हेल्प मिलेगा, ठीक है। जहां से आपको क्या होगा, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, डेफिनेटली जो मैं आज आपको मॉडल सेट आपको बताने वाला हूं, जो मैंने खुद से इसको तैयार किया हुआ है, इसमें से आपका 100% तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ, आपका 90% क्वेश्चन आपके इस यहाँ से आपके इस मॉडल सेट से मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए चलिए हम लोग देखते स्टार्ट करते हैं। एंड अभी तक जिन भाई बंधु लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे और भी कंटेंट जो भी हमारा अपलोड होगा, वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे, सबकी नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉडल सेट, ठीक है। हम लोग मॉडल सेट का प्रैक्टिस करने वाले हैं, और ये मॉडल सेट का जो प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आंसर आपको पहले से पता होगा, ठीक है, और उसका वीडियो भी मैंने पहले से बना के डाल रखा है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने क्या किया पे सेलेक्ट किया है, और यहाँ पर हमने मॉडल सेट को तैयार किया है, राइट। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने बिल्कुल वैसा ही मॉडल सेट को तैयार किया जैसा कि आपको बुकलेट मिलने वाला है एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में, राइट। देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है। इंस्ट्रक्शंस में आपका है कि दिस क्वेश्चन बुकलेट हैज 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इस बुकलेट में आपका 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए इज ऑफ एमसीक्यू टाइप हैविंग 25 मार्क्स। इसमें क्या है, पहले पार्ट में आपका क्या एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे, राइट, एंड सेकंड पार्ट में आपका सर सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा कि C++ इज एन एक्सटेंशन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो हमारा C++ है वो किसका एक्सटेंशन है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सटेंशन है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पास्कल, जावा, सी एंड डीमिट में बी लैंग्वेज। तो देखिए C+ हमारा किसका एक्सटेंशन होता है, C++ इज एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है इससे रिलेटेड सवाल आपका यह आ सकता है कि C++ आपका किस टाइप का लैंग्वेज है ना। सवाल आपका यह आ सकता है कि C++ लैंग्वेज को डेवलप किसने किया, राइट। तो आप इन दोनों सारे क्वेश्चन के आपको आंसर तो पता है, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको मैंने डाल दिया, ठीक है, कि C++ किसका एक्सटेंशन होता है, सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी आउट सी इन इज एंड। देखिए सी आउट और सी इन क्या है, तो बेसिकली सी आउट और सी इन हमारे C++ प्रोग्रामिंग में ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट होता है, राइट। ऑप्शन में आपका क्या क्या दिया हुआ है, लिटरल्स दिया हुआ, फंक्शन दिया हुआ, ऑब्जेक्ट दिया हुआ, नन ऑफ दिस। तो बेसिकली सी आउट और सी इन हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अ सेट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर इसमें से कौन सा है, पहला देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। बेसिकली पहले तो ये समझिए कि अरिथमेटिक ऑपरेटर होता क्या है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर वो सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिसका यूज करके हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं, राइट। तो देखिए इसमें से ऐसा कौन सा है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। तो इन सारे ऑपरेटर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। देखिए ऑप्शन नंबर बी में वो हमारा क्या है, इसे हम लोग कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, एंड ऑप्शन नंबर सी में इसे हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज योर टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। ये आपका क्या है, टर्नरी ऑपरेटर। साथ ही साथ इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वॉइड डेटा टाइप रिप्रेजेंट। वॉइड डेटा टाइप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो बेसिकली वॉइड डेटा टाइप हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए पिछला क्लास जो हमने किया था सेशन, जिसमें हमने एग्जांपल क्या लिया हुआ था, ए था, लेकिन वहां पे डबल कोटेशन था, राइट। तो जब ए डबल कोटेशन में होता है तब क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, लेकिन जब ए आपका सिंगल कोटेशन में होता है इस तरीके का, तो हमारा क्या बन जाता है, कैरेक्टर लिटरल्स बन जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, क्या वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पॉइंटर कहते हैं, ठीक है। द पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स फॉलो द रूल। देखिए पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किसको फॉलो करता है, तो बेसिकली इंक्रीमेंट क्या होता है जी, प्लस प्लस, और डिक्रीमेंट क्या होता है, माइनस माइनस। लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पोस्टफिक्स है। तो पोस्टफिक्स का मतलब क्या होता है कि पहले यूज करेंगे एंड देन फिर उसको
इंक्रीमेंट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, डू वाइल लूप चेक्स द कंडीशन ऑन। तो डू वाइल लूप जो होता है कहां पे कंडीशन चेक करता है, वो बॉटम में चेक करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो लिखा हो टॉप, तो टॉप में कौन कौन चेक करता है, तो टॉप में आपका चेक करता है कौन, फोर लूप है ना, और वाइल लूप। फोर लूप और वाइल लूप आपको कहां पे चेक करता है, टॉप में चेक करता है, लेकिन बॉटम में आपको कौन चेक करता है, डू वाइल चेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउंटर लूप। देखिए काउंटर लूप किसको कहते हैं हम लोग, है ना, तो बेसिकली काउंटर लूप किसको कहते हैं हम लोग, फोर लूप को क्या कहा जाता है, काउंटर लूप। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, फोर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो देखिए काउंटर लूप जो कहा जाता है ना, किसे कहा जाता है, फोर लूप को। और फोर लूप को हम लोग एक चीज और नाम से जानते हैं, उसे क्या कहते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, एंट्री कंट्रोल लूप भी कहा जाता है किसको, फोर लूप को। वाइल को भी क्या कहा जाता है, एंट्री कंट्रोल लूप, एंड डू वाइल को क्या कहते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, द वेरिएबल दैट कैन बी यूज्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम विच इज कॉल्ड। वैसा वेरिएबल जिसे पूरे प्रोग्राम में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए लोकल वेरिएबल, ऑप्शन नंबर बी ग्लोबल वेरिएबल, ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड नन ऑफ दिस। तो इसका क्या होगा, जो वेरिएबल, जिस वेरिएबल को हम लोग पूरे प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। और लोकल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल को हम लोग विद इन द फंक्शन और विद इन द ब्लॉक उसका यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज एडॉप्टेड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो जो हमारा C++ है या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसकी से अप्रोच को फॉलो करता है, तो बेसिकली वो बॉटम टू अप अप्रोच को फॉलो करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मींस रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन टुगेदर। देखिए डेटा और फंक्शन को एक साथ रैप करने के कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कहते हैं, राइट। और इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है टू एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास, राइट। किसी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर जब करता है कोई दूसरा क्लास, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। इनमें से कौन सा आपका कंस्ट्रक्टर का टाइप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए कॉपी कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन नंबर बी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन नंबर सी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड कंस्ट्रक्टर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है, अ मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन इज कॉल्ड। देखिए जब ऑब्जेक्ट क्या कहता है, मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड, मतलब कि वो मेंबर फंक्शन जो अपने आप कॉल हो जाता है, कब, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। जब हम लोग किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को जब डिक्लेयर करते हैं तो कौन सा मेंबर फंक्शन है जो अपने आप कॉल हो जाता है, राइट। तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते समय जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, किसी भी क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जो फंक्शन अपने आप कॉल हो जाता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इनलाइन फंक्शंस आर इन्वोक्ड एट द टाइम ऑफ। देखिए जो हमारा इनलाइन फंक्शन होता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनलाइन फंक्शन। ठीक है, तो क्या कहता है कि इनलाइन फंक्शन जो होता है वो इन्वोक होता है कब, इन्वोक का मतलब होता है कॉल होना। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कंपाइल टाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 15 का इनलाइन फंक्शन कब कॉल होता है, कंपाइलेशन के टाइम पे कॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, if a class y needs to be derived from a class x, so which of the following way is correct to do। क्लास y को क्लास x से इनहेरिट होना है, राइट। तो इसको करने के लिए सही तरीका क्या होता है, देखिए जब भी हम लोग किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब क्लास, देन फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉलन सिंबल का, देन फिर वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, राइट। देन फिर हम लोग क्या लिखते हैं, उस क्लास का नाम लिखते हैं जिस क्लास को इनहेरिट करना, मींस बेस क्लास। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना, y को इनहेरिट करना है, y इनहेरिट करेगा किसको, x को, मींस यहाँ पे y तुम्हारा y क्या बन जाएगा, सब क्लास, और x क्या बन जाएगा हमारा बेस क्लास। तो देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। ठीक है, तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए सही है, करेक्ट है क्या, नहीं गलत है। तो क्या होगा हमारा, क्लास x डेराइव्स पब्लिक y, नहीं ये भी ऑप्शन करेक्ट गलत है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे हमारा क्या है y, और y को y इनहेरिट करना है, y इनहेरिट करना चाहता है किसको, x को। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या लिखा, सब क्लास, देन फिर कॉलम, देन एक्सेस स्पेसिफायर, देन योर बेस क्लास। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि एन इंस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है
कि एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड, देखिए किसी भी क्लास का जो इंस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो क्लास का इंस्टेंस हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। और क्लास क्या कहलाता है, सो क्लास इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। जब सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट का ग्रुप हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लास। और क्लास के इंस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, आइए हम लोग देखते हैं, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि द प्रिंसिपल फॉलोड बाय स्टैक इज, तो स्टैक किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। देखिए स्टैक का मतलब होता है कि जो एलिमेंट पहले जाएगा वो बाद में निकलेगा, ठीक है। तो जो पहले जाएगा वो बाद में निकलेगा, मतलब कि फर्स्ट में जो इन करेगा वो लास्ट में आउट होगा, ये प्रिंसिपल को फॉलो करता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया हुआ है, लिफो। लिफो का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होता है, लिफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। और इसका मतलब क्या था, फिलो का मतलब होता है यहाँ पे, तो देखिए दोनों तरीका इसको, दोनों प्रिंसिपल को फॉलो करता है। क्यों, क्या कहता है, पहला कि जो लास्ट में इन करेगा वो पहले निकलेगा, और इसमें क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट में इन करेगा वो लास्ट में निकलेगा। मतलब स्टैक आपका क्या करता है, लिफो और फिलो दोनों को फॉलो करता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, डिलीशन इन अ स्टैक इज कॉल्ड। देखिए जब हम लोग स्टैक से जब डिलीट करते हैं, देखिए बेसिकली हमारा जो स्टैक होता है वो इस प्रकार होता है ना। तो जब स्टैक से हम एलिमेंट को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, मींस जब हम एलिमेंट को डिलीट करेंगे, तो स्टैक से जब एलिमेंट डिलीट होता है तब उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं पॉप। लेकिन जब स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तभी से हम लोग क्या कहते हैं, पुश कहते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ऑपरेटर दैट रिटर्न्स 1, देखिए ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि द ऑपरेटर दैट रिटर्न्स 1 व्हेन बोथ द इनपुट्स आर फॉल्स। क्या कहता है कि जब दोनों इनपुट आपका फॉल्स रहेगा तब आपका रिजल्ट क्या हो जाता है, 1। वो कौन सा ऑपरेटर है, तो देखिए बेसिकली यहाँ पे कौन कौन ऑप्शन दिया हुआ है, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नन ऑपरेटर एंड नॉट। तो देखिए जो एंड ऑपरेटर हमारा होता है इसमें क्या होता है, इफ ऑल इनपुट्स आर ट्रू देन योर आंसर विल बी ट्रू। मीन्स अगर दोनों इनपुट का वैल्यू अगर 1 है तभी आपका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। और में क्या होता है कि अगर यहाँ पर भी अगर दोनों ट्रू है तब भी रिजल्ट आपका ट्रू हो जाता है। और में क्या होता है कि जब दोनों फॉल्स हो जाता है तब आपका रिजल्ट क्या हो जाता है, फॉल्स। या फिर अगर एक भी ट्रू है तब भी आपका रिजल्ट क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ऑपरेटर दैट रिटर्न्स 1, ठीक है, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर फॉल्स, मतलब कि दोनों इनपुट हमारा क्या होगा, फॉल्स, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। वो ऐसा कौन सा ऑपरेटर है, तो यहाँ पर आपके पास एक ही ऑपरेटर, दैट इज योर नंद ऑपरेटर। अब देखिए नंद क्या होता है, बेसिकली NAND, इसका मतलब होता है राइट, नॉट प्लस एंड। तो देखिए एंड का काम, देखिए एंड का काम क्या होता है कि जहां जब ऑल इनपुट्स आर ट्रू देन योर आंसर विल बी ट्रू। लेकिन नॉट जो ऑपरेटर होता है ना, ये क्या करता है कि आपके इनपुट्स को अपोजिट कर देता है, राइट। अगर इनपुट अगर आपका ट्रू है तो उसको क्या बना देगा, फॉल्स। अगर फॉल्स है तो, अगर ट्रू है तो बना देगा फॉल्स, अगर फॉल्स है तो क्या बना देगा, ट्रू। दैट मीन्स यहाँ पे क्या करेगा कि अगर दोनों इनपुट अगर 1 हो गया तो उसको आंसर जो हमारा 1 देता है 1, इसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। लेकिन जब दोनों आपका फॉल्स रहेगा तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1। और ये काम कौन करता है, नंद ऑपरेटर करता है, राइट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इन द प्रोडक्ट ऑफ सम। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में, यानी कि पॉज के फॉर्म में, राइट। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि जो सम हुआ होगा उन सब का सम का क्या निकालना, प्रोडक्ट। तो यहां पर हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। और ये हमारा क्या, ये हमारा एसओपी यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या कहलाएगा, एसओपी। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या कहलाएगा, पॉज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हमारा क्या प्रोडक्ट निकला हुआ, लेकिन किसका, सम का। बट यहाँ पर क्या आपका ये प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या निकला गया, सम। तो दिस इज योर एसओपी एंड दिस इज योर पॉज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, देखिए क्या कह रहा है कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नॉन एज। जब हम लोग किसी भी डेटा का जब डुप्लीकेशन हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्वियसली उसे हम लोग डेटा रिडंडेंसी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। एक रिलेशन में जो हमारा एट्रीब्यूट्स के नंबर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, राइट। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे क्या आ सकता है कि नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। तो जब क्वेश्चन में आपका क्या रहेगा, नंबर ऑफ टपल्स, है ना,
नंबर ऑफ टपल्स। तो जब नंबर ऑफ टपल्स होता है तब उसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? कार्डिनैलिटी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या कहलाता है? आपका डिग्री कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है, नेटवर्क डिवाइसेस इज आर, इनमें से कौन सा आपका नेटवर्क डिवाइसेस है? इथरनेट कार्ड, हब और राउटर। तो बेसिकली यहाँ पे आपका सारा के सारे आपका क्या नेटवर्क डिवाइस है, इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है कि एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर इज, जब बहुत सारे कंप्यूटर के जब आपस में जब कनेक्शन बनता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। यहाँ पे आपका सवाल क्या आ सकता है कि द पैटर्न ऑफ, इसके जगह पे आपका एक सवाल आ सकता है कि द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड इज नोन एज टोपोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग पिछले क्लास में भी कर चुके हैं, राइट। जो हमारा एमसीक्यू का जो पर्टिकुलर वीडियो है उस पर्टिकुलर वीडियो पे हमने डाल रखा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना हमने जो 25 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने यहाँ पे सेट किया हुआ था, ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हुआ, राइट। बाकी और भी एमसीक्यूज के लिए आप रेफरेंस ले सकते हैं, जो हमने एमसीक्यू का जो सेपरेट वीडियो बना करके डाल रखा हुआ, आप वहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पे टॉप 100 एमसीक्यूज है। एंड गाइस, आई एम डैम श्योर कि उस वीडियो से जहाँ पे आपका 100 एमसीक्यूज है, वहाँ से बाहर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। सो आई होप कि आप सारे लोग उस वीडियो को देख चुके होंगे, और अगर आप नहीं देखें देन प्लीज गो एंड चेक आउट द वीडियो। ठीक है, देखिए अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे? पार्ट बी में। अब देखिए पार्ट बी जो हमारा है ना, वो हमारा क्या सब्जेक्टिव टाइप का है, और सब्जेक्टिव जो आपका है वो कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेगा? इसमें आपसे सवाल पूछेगा 45 मार्क्स का। कितना? 45 मार्क्स का, क्योंकि हमारा प्लस कितना था? 25। तो 25 हमने क्या कर लिया? एमसीक्यूज कर लिया, राइट। अब आपका टोटल क्या बचा? 45। तो 45 का आपका यहाँ पे क्या सब्जेक्टिव है। इसमें से भी आपका 3 पार्ट में बटा हुआ रहता है, राइट। इसमें से आपका पहला क्वेश्चन क्या आता है? 1 मार्क्स का 7 क्वेश्चन आता है, जो कि आपको लिखने के लिए रहता है। ठीक है, 1 वर्ड में या फिर 1 सेंटेंस में आपको लिखने के लिए आता है, तो उसको आपको क्या करना? लिखना है यहाँ पे। ये सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है यहाँ पे कि व्हाट इज C++। ठीक है, तो बेसिकली C++ क्या होता है हम सबको पता है दोस्त, है ना। C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा और सुटेबल क्या लिख सकते हो कि C++ इज ए हाई लेवल कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए इसमें ना यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग 8 लाइन का भी लिख सकते हैं। कोशिश ये करना है कि आपका एक सेंटेंस में आपका आंसर खत्म हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पहला क्या हमारा? व्हाट इज C++। आंसर क्या हमने लिखा हुआ? C++ इज ए हाई लेवल कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट आर द पर्पस ऑफ फॉलोइंग बिल्ट इन फंक्शन। देखिए क्या कहता है कि जो यहाँ पे नीचे जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का पर्पस क्या है? तो क्वेश्चन ए नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? POW पाव फंक्शन है। दूसरा हमारा क्या है? STRCPY। तो देखिए जो पाव फंक्शन है ना, इसका इस्तेमाल क्या किस लिए हम लोग करते हैं? तो इस फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू कैलकुलेट द पावर वैल्यू, राइट। पावर वैल्यू फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमको निकालना है 2 का पावर 8, ठीक है, तो ये पावर फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? पहले बेस वैल्यू को पास करेंगे, देन फिर हम लोग पावर वैल्यू को पास करेंगे, और यहाँ पे हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे पाव। अब ये क्या करेगा? 2 to the power 8 हमें कैलकुलेट करके निकाल करके दे देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर बी, सेकंड का ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि STRCPY। देखिए STRCPY फंक्शन का काम क्या होता है? STRCPY का काम क्या होता है? इसका काम करता है एक स्ट्रिंग को कॉपी करके दूसरे स्ट्रिंग में पेस्ट करना, यानी कि एक स्ट्रिंग को वैल्यू को कॉपी करके कहाँ पे रखेगा? दूसरे स्ट्रिंग में रख देगा। सो टू कॉपी अ स्ट्रिंग वैल्यू टू अनदर स्ट्रिंग इज, ठीक है। सो व्हाट इज द यूज ऑफ STRCPY? तो STRCPY इज यूज्ड टू कॉपी अ स्ट्रिंग वैल्यू टू अनदर स्ट्रिंग। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे ना STRCPY की जगह पे स्ट्रिंग का और भी फंक्शन होते हैं जिसका आपका यहाँ पे पूछ सकता है, जैसे कि strlen, ठीक है, ये फंक्शन आपका दे सकता है, या फिर यहाँ पे आपका दे सकता है strcmp। तो स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी फंक्शन उसका यहाँ पे आपको दे सकता है सवाल में, राइट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डेटा टाइप्स वुड यू यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम। क्या कह रहा है कि नीचे में जो जो आपका आइटम दिया हुआ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप किस टाइप के डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ए नंबर में क्या लिखा हुआ है? नेम ऑफ एम्प्लॉय। तो फ्रेंड्स नाम, जो हम लोग का जो नाम होता है, नेम हमारा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम श्लोक है ना, तो जो मेरा नाम है दिस इज द, ये हमारा क्या क्या इंटीजर वैल्यू है, क्या फ्लॉट वैल्यू नहीं, ऑब्वियसली हमारा क्या है? दिस इज द स्ट्रिंग वैल्यू, है ना। कलेक्शंस ऑफ अल्फाबेट्स इज नॉन एज द स्ट्रिंग।
तो हमारा नाम और नेम ऑफ एम्प्लॉय, इसमें क्या कौन सा डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रिंग का यूज करेंगे। देन फिर नेक्स्ट क्या आपका सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। तो देखिए जब भी बात यहाँ पे सैलरी का या पैसे की बात आता है तो हमारा हमेशा क्या होता है, फ्लोटिंग नंबर होता है, राइट। हमारा क्या होता है, फ्लोटिंग। तो यहाँ पे किस डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे, बी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, फ्लॉट, और ए का हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। थर्ड में क्या दे रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, ये इंटीजर होगा। सी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, इंटीजर। क्वेश्चन नंबर सी का करेक्ट आंसर क्या होगा, इंटीजर। फ्रेंड्स देखिए जो हमने थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन ये जो लिखा है यहाँ पे, देखिए इस पैटर्न का सवाल आपसे पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में, राइट। ये कंफर्म में फिक्स है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि यही सेम टू सेम आएगा, बट इस पैटर्न का सवाल आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, इवेलुएट द फॉलोइंग। नीचे में जो आपका दिया हुआ ए और बी, ये दोनों क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको इवेलुएट करना है, राइट, यानी कि सॉल्व करके बताना है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर ए में कि f इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई ए। समझिएगा इसको, ठीक है। क्या कह रहा है कि a इज इक्वल टू, सॉरी क्या कह रहा है यहाँ पे, a प्लस बी डिवाइड बाई ए, जहां पर आपका a का वैल्यू क्या है 5 और b का वैल्यू आपका क्या है 3। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए a का वैल्यू हमारा 5 दिया हुआ है, सो 5 प्लस b का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे 6, सॉरी b का वैल्यू क्या दिया हुआ 3 डिवाइड बाई a, और a का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ 5। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, a का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू 3 है। तो देखिए a प्लस डिवाइड बाई, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या होता है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब 3/5 होगा डिवीजन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा 0। ठीक है, जब 3 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम लोग इंटीजर में लेंगे। तो जब इंटीजर में काउंट करेंगे तो हमारा डिवीजन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 0 को फिर 5 से ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आंसर आपका 5। मीन्स देखिएगा ध्यान से, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0 एंड योर आंसर विल बी 5। ठीक है, देखिए बी नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी नंबर का देखिएगा क्या कह रहा है बी नंबर का क्वेश्चन में, a प्लस प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, d, एंड फिर इसके प्लस करना है कितना 4। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, a का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है जी 10, और b का वैल्यू, सॉरी, और d का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे 5। तो क्या कह रहा है यहाँ पे a पे पुट करते, a का वैल्यू 10 है, सो 10 का प्लस प्लस हो जाएगा, देन फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना से d को, तो d का वैल्यू यहाँ पे कितना है 5 प्लस 4। ठीक है, d प्लस 4, तो d का वैल्यू मेरा कितना था यहाँ पे 5, तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, और a का क्या हमारा इंक्रीमेंट है। देखिए तो a का जो हमारा इंक्रीमेंट है, तो देखिएगा ध्यान से यहाँ पे a का जो क्या पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि पहले को यूज करेंगे देन फिर उसको वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 10 यूज हो गया, अब वो a का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन उसका हमको अभी कोई मतलब नहीं है, तो इतना मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 डन। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 10 50 एंड 50 प्लस 4 क्या कितना हो जाएगा आपका 54 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्यूटोलॉजी। देखिए ट्यूटोलॉजी का मतलब क्या होता है, इफ द रिजल्ट ऑफ एनी लॉजिकल स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ट्रू और 1 इज कॉल्ड ट्यूटोलॉजी। जब किसी एक्सप्रेशन का आंसर हमेशा 1 होगा या फिर उसका रिजल्ट ट्रू में होगा, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं ट्यूटोलॉजी। और फॉलेसी कब होता है, जब उसका आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स। जब किसी एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा हमेशा क्या हो जाएगा फॉल्स, तो जब ये फॉल्स होगा तभी से हम लोग क्या बोलते हैं फॉलेसी। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है ट्यूटोलॉजी। तो ट्यूटोलॉजी क्या होता है, जिस एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमेशा क्या होता है ट्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि गिव डुअल्स फॉर द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, डुअल पूछा है। तो डुअल का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। मतलब डुअलिटी हम लोग कैसे बनाते हैं, जहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे क्या करते हैं डॉट लगा देते हैं, है ना, और जहाँ पर जीरो होता है वहाँ पे 1 पुट करते हैं, 1 के जगह पे 0 पुट करते हैं, और प्लस के जगह पे डॉट और डॉट के जगह पे प्लस पुट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए जो हमारा है उसका हम लोग डुअल निकालते हैं। तो इसका डुअल हमारा क्या हो जाएगा, एक्स है तो एक्स हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉट, ठीक है, और एक्स डैश है तो एक्स डैश प्लस वाई। ठीक है फ्रेंड्स, बी नंबर का देखिएगा इसका डुअल क्या हो जाएगा, ए प्लस है तो डॉट हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉट, ये है तो यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ए डैश यहाँ पर जो हमारा लिखा हुआ है
ठीक है। इस ए डैश के और इसके बीच में क्या है, डॉट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो इन शॉर्ट यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, प्लस ए डैश, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, डुअल निकल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन लिटरल्स। तो देखिए लिटरल्स एक टॉपिक तो है बड़ा, लेकिन यहाँ पे आपको कितने मार्क्स से पूछा है, 1 नंबर में, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, उसी के हिसाब से आपको आंसर्स भी लिखने हैं। सो बेसिकली लिटरल्स होता है क्या, लिटरल्स का दूसरा नाम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो लिटरल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू कभी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय चेंज नहीं होता है, साथ ही साथ उसे हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट भी कहते हैं। सो लिटरल्स आर द वेरिएबल हुज वैल्यू डजंट चेंज एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इट इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट। ये जो नीचे जो कांस्टेंट आपको दिया हुआ है ए और बी, इसका साइज क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में हमेशा क्या होता है, एक \0 ऐड हो जाता है एंड में, क्यों, स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ आर, तो आर हमारा क्या होगा, एक अल्फाबेट से मतलब 1 बाइट, और यहाँ पे देखिए \n है, तो \n को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केप सीक्वेंस, और स्केप सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स ऑलवेज अ सिंगल कैरेक्टर, और सिंगल कैरेक्टर कितने बाइट का होता है, 1 बाइट का होता है। मतलब r के लिए 1 बाइट, \n के लिए 1 बाइट, कितना के 2 बाइट, और 1 बाइट आपके लिए किसके लिए हो जाएगा, पे टर्मिनेशन के लिए। सो टोटल इसका कितना हो जाएगा, 3 बाइट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, जैक 2025, तो जैक में कितने लेटर है, 3 लेटर, डेक हुआ डैश, तो कितने हो गए 4, और 2025 से 4, तो कितने हो गए 8, और एक \0, तो कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे टोटल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 बाइट्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, कितने नंबर वाला, 1 नंबर वाला। हमने यहाँ पे 8 क्वेश्चन को लिखा हुआ है, बट अब ध्यान ये दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कि देखिए इसमें ना जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, एक तो पहला क्वेश्चन ये जो हमने 8 नंबर में लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है, एक 6 नंबर का क्वेश्चन, साथ ही साथ एक आपका 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 8, 6 और 4 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। आगे साथ ही साथ मैं एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछेगा, सेम नहीं रहेगा, चेंज हो सकता है वैल्यू, ठीक है, वहां पे कुछ कंटेंट चेंज हो सकता है, बट क्वेश्चन इस पैटर्न का रहेगा ही रहेगा आपके पास, ठीक है। अब चलते हम लोग सेक्शन बी में। अब सेक्शन बी में हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा वैसा क्वेश्चन है जो आपके कितने मार्क्स वाला है, 3 मार्क्स का है, और कितने सवाल पूछेगा यहाँ से, 6 सवाल पूछेगा, यानी कि टोटल कितने नंबर का पूछेगा, ये 18 नंबर का आपका सवाल आएगा, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, What is inline function and write their advantages and disadvantages। फ्रेंड्स देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको VBI क्वेश्चन है, आपका VBI क्वेश्चन है, इनलाइन फंक्शन। तो इनलाइन फंक्शन बेसिकली होता है क्या, और उसका एडवांटेज उसका डिसएडवांटेज क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने उसका पूरा आंसर यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और इसको याद कर लीजिएगा। देखिए कहता क्या है कि इन C++ an inline function is a function that is expanded in line when it is called। कहता है कि जो हमारा इनलाइन फंक्शन होता है ना, जैसे हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं ना, जैसे मान लीजिए हमने पे फंक्शन डिफाइन किया void fun ओपन किया, यहाँ पे हम लोग कुछ भी अपने कोड कर दिया, राइट। तो देखिए जो हमारा इनलाइन फंक्शन होता है ना, ये पे हमारा क्या होता है, एक इसी प्रकार का फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक इनलाइन कीवर्ड लिखा रहता है। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये एक लाइन में डिफाइन कर दिया जाता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ फंक्शन कॉल, अब देखिए क्या होता है कि जब हम लोग इस टाइप का फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन को कॉल करते हैं, तो जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो इसे होता क्या है कि फंक्शन भी मेमोरी कंज्यूम करता है, इसके लिए भी मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होता है। तो जब हम लोग इनलाइन फंक्शन जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो इससे फायदा क्या होता है कि कंपाइलर कंपाइल करने के टाइम पे इनलाइन इस फंक्शन को कॉल करता है, और जब कंपाइल करने के टाइम पे जब इसको कॉल करता है तो ये क्या करता है, ये बेसिकली इसके लिए मेमोरी क्रिएट नहीं होता, लोकल मेमोरी इसके लिए क्रिएट नहीं होता, ये क्या यूज़ करता है, रजिस्टर यूज़ कर लेता है। तो जिससे हमारा क्या होता है, प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। साथ ही साथ फंक्शन के लिए नॉर्मल फंक्शन जिस तरह मेमोरी कंज्यूम करता है उस तरीके से आपका इनलाइन फंक्शन मेमोरी कंज्यूम नहीं करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या लिखा हुआ है कि इन द इनलाइन फंक्शन वी डू नॉट नीड टू कॉल अ फंक्शन सो इट डज नॉट कॉज एनी ओवरहेड। देखिए इनलाइन फंक्शन में हमको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है, ये कंपाइल टाइम में फंक्शन आपका क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे फंक्शन ओवरहेड होने की कोई चांसेस नहीं होता है।
इट ऑल्सो सेव्स द ओवरहेड ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट फ्रॉम अ फंक्शन। देखिए डिसएडवांटेज देखिए क्या लिखा हुआ है कि द वेरिएबल दैट आर क्रिएटेड इनसाइड द इनलाइन फंक्शन विल कंज्यूम एडिशनल रजिस्टर। अब देखिए वहाँ पे क्या होता है, इसमें इसका डिमेरिट क्या होता है कि जब इनलाइन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो वेरिएबल क्या करता है, आपके रजिस्टर मेमोरी को यूज कर लेता है, ठीक है। सो द यूजेस ऑफ सो मेनी इनलाइन फंक्शन कैन रिड्यूस द स्पीड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस फेच फ्रॉम द कैश मेमोरी टू द प्राइमरी मेमोरी। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम बहुत सारा इनलाइन फंक्शन का इस्तेमाल करने लगते हैं, ठीक है, बड़े बड़े प्रोग्राम को बनाने के लिए जब इनलाइन फंक्शन का इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो उसमें होता क्या, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में रजिस्टर और कैश मेमोरी को क्या करता है, यूज़ करने लगता है। और जब कैश मेमोरी को जब बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगता है तो वहाँ पे आपका प्रोग्रामिंग को क्या करने लगता है, वो स्लो करने लगता है, आपका प्रोसेसिंग स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैश मेमोरी से डेटा को उठा करके फिर वो कहाँ पे लाता है, प्राइमरी मेमोरी में लाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपका प्रोसेसिंग को क्या कर देता है, वो स्लो कर देता है। तो इनलाइन फंक्शन किसके लिए सुटेबल है, तो इनलाइन फंक्शन छोटे प्रोग्राम के लिए और छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सूटेबल होता है, बड़े प्रॉब्लम्स के लिए सूटेबल ये नहीं होता है, ठीक है। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है सेकंड नंबर क्वेश्चन में कि व्हाट राइट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका वीवीआई नहीं, ये आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और एकदम रट जाइए इस क्वेश्चन को, ये आपके एग्जाम में पूछेगा। ये पूछेगा क्या कह रहा है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या सारा 7 पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लेकिन ये सवाल आपसे कितने नंबर पूछेगा, 3 मार्क्स से पूछेगा। तो आप 3 पॉइंट्स को भी अगर आप मेंशन करते हैं देन आपका काम हो जाएगा। तो देखिए प्रोसीजरल में क्या कहता है कि इन दिस मेथड प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट कॉल्ड एज फंक्शन एंड इन दिस मेथड द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। देखिए प्रोसीजर में क्या होता है कि जब बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डिवाइड हो जाता है। इट फॉलोज टॉप टू बॉटम अप्रोच, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसको फॉलो करता है, बॉटम टू टॉप अप्रोच, ठीक है। देयर इज नो एनी एक्सेस स्पेसिफायर इन इट, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपका एक्सेस स्पेसिफायर मिलता है। कहने का मतलब यह है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड इस टाइप का कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर आपको नहीं मिलता है, लेकिन ऑब्जेक्ट में आने के ऊप्स में आपको ये सब सारी चीजें मिलता है, ठीक है। इट्स प्रोग्राम्स आर नॉट बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड, बट उप्स का जो आपका प्रोग्राम होता है ये आपका रियल वर्ल्ड के एंटिटी पे बेस्ड होता है। एडिंग न्यू फंक्शन इज नॉट इजी, ठीक है, बट एडिंग न्यू फंक्शन इज सो इजी। देखिए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, फंक्शन को नए फंक्शन को ऐड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट उप्स में आपको फंक्शन को ऐड करना डिफिकल्ट नहीं होता है। इट हैज़ लेस सिक्योरिटी बट इट हैज़ मोर सिक्योरिटी। देखिए प्रोसीजरल के पास में क्या होता है कि यहाँ पे हमारा किसी भी प्रकार का कोई एक्सेस स्पेसिफायर होता नहीं है, इस वजह से यहाँ पे हमारा जो सिक्योरिटी होता है वेरिएबल्स का बहुत कम होता है, हमारा डेटा का सिक्योरिटी बहुत कम होता है, बट उप्स में आपका सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए क्या लिखा हुआ है, पास्कल, फॉर्ट्रन, सी, बेसिक, बट उप्स का एग्जांपल क्या आपका C++ है, जावा है, पाइथन है, C# है, राइट। चलिए देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर फंक्शन एंड नॉर्मल फंक्शन। फ्रेंड्स देखिए क्या सवाल ये पूछा कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में आपका डिफरेंस क्या है। यहाँ पर सवाल आपका ये भी पूछ सकता है कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखिए जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हो, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड फंक्शन, ये 2 सवाल में से एक सवाल आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको आप रट जाइए या फिर समझ जाइए, आप पढ़, जो आपको करना है कीजिए, लेकिन आपको इन दोनों में से एक सवाल आपको एग्जाम में पूछेगा, मतलब पूछेगा। तो क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर फंक्शन एंड नॉर्मल फंक्शन। सो देखिए कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बेसिकली हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं किस लिए, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, राइट। लेकिन फंक्शन का काम क्या होता है, फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी कॉल्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम यूजिंग इट्स नेम टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। देखिए फंक्शन का स्पेशल काम क्या होता है, उसके अंदर जो हम लोग कोड लिखते हैं उस कोड को परफॉर्म करने के लिए, राइट। कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है हमेशा सेम होता है किसके नाम का, जो हमारा क्लास का नाम होता है, लेकिन देयर इज नो नेसेसरी, फंक्शन का जो नाम होगा वो आपके क्लास का नाम का सेम कभी नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप, नो इवन वॉइड, बट फंक्शन रिक्वायर्स अ वैलिड रिटर्न टाइप। देखिए कंस्ट्रक्टर को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसमें हमें रिटर्न टाइप लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर आपका कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, लेकिन फंक्शन में हमें रिटर्न टाइप को लिखना एकदम कंपलसरी होता है। अगर आपको वहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न अगर नहीं करवाना है तब भी आपको यहाँ पे वॉइड डेटा टाइप को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट। लेकिन कंस्ट्रक्टर में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो देखिए कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या है, तो हम देखिए सबसे पहला जो की डिफरेंस लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, पर्पस।
फ्रेंड्स देखिए हमने है ना पॉइंट बना करके लिख दिया, लेकिन जब आपका सवाल अगर आपका एग्जाम में पूछेगा तब क्या करेंगे, उसको कॉलम बना करके लिखिएगा, राइट। क्या कहता है कि कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट व्हाइल अ डिस्ट्रक्टर परफॉर्म क्लीन अप ऑपरेशंस बिफोर द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। देखिए कंस्ट्रक्टर का काम होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, लेकिन डिस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, उसको डिस्ट्रॉय करना। देखिए इसका सिंटेक्स क्या होता है कि बोथ हैव द सेम नेम एज द क्लास। देखिए कंस्ट्रक्टर का नाम और आपका डिस्ट्रक्टर का नाम, दोनों का नाम क्या होता है, सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि कंस्ट्रक्टर के नाम के आगे हम लोग क्या करते हैं, टिल्ड सिंबल को यूज करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, पैरामीटर्स। तो कंस्ट्रक्टर में हम लोग पैरामीटर पास भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रक्टर में हम लोग पैरामीटर कभी भी पास नहीं करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्टर कैन टेक पैरामीटर टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट विद स्पेसिफिक वैल्यू व्हाइल अ डिस्ट्रक्टर नेवर टेक एनी पैरामीटर्स। तो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर ले सकता है और लेता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर आपका पैरामीटर नहीं लेता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टैक एंड एक्सप्लेन इन डिटेल्स। फ्रेंड्स देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस का यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है, कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। जो क्वेश्चंस का मैंने आंसर यहाँ पे छोड़ दिया उसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सबको यहाँ पे निकाल करके लिखा हुआ है, और अगर किसी भी क्वेश्चंस का आंसर अगर आप नहीं कर पाते हैं या फिर अगर आपको किसी क्वेश्चंस का आंसर को लिखने में अगर दिक्कत होता है, देन प्लीज़ आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 911006 एंड 190, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको इस मॉडल सेट में जिस भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हमने छोड़ रखा है, ठीक है, जिसको हमने नहीं लिखा है, उसको बनाने में या उसको लिखने में अगर आपको कोई भी दिक्कत अगर होता है, देन प्लीज टेक्स्ट कीजिए, उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बना करके भेज दूंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टैक क्या होता है, उसको आपको लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है डिटेल्स में। तो बेसिकली देखिए फ्रेंड्स, में स्टैक किसका क्वेश्चन है, डीएसए का क्वेश्चन होता है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का। तो देखिए स्टैक क्या होता है, तो स्टैक के बारे में हमने क्या कर रखा है, पहले से हमने आपको सेपरेट वीडियो बना करके रख दिया है, ठीक है। तो वहां पर जाइए और आप वहां पर क्या कीजिए, आराम से उसको देखिए, स्टैक को पढ़िए और समझिए क्या होता है। आप आराम से उस वीडियो के देखने के बाद आपका स्टैक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा, ठीक है। और इसका वीडियो का लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, रेफरेंस के लिए आप जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि लिस्ट 4 इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस एसोसिएटेड विथ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। देखिए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो हमारा होता है उसके साथ हमारा कौन कौन सा ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। सो बेसिकली जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है, डेटा स्ट्रक्चर के साथ हम लोग क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसके साथ हम लोग इंसर्शन करते हैं, है ना, डिलीशन करते हैं, मर्जिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, ट्रैवर्सिंग करते हैं। तो इन सारे ऑपरेशंस को आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है, ठीक है। ध्यान रहे कि क्वेश्चन कितने मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स का, तो उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आंसर्स करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ड्रॉ द ट्रूथ टेबल ऑफ सर्किट डायग्राम ऑफ x डैश y प्लस y z डैश। क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रहा है, x डैश y प्लस y और z डैश, इसका क्या करना है आपको, सर्किट डायग्राम और साथ ही साथ उसका ट्रूथ टेबल को भी बनाना है, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको इसका बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे इसका डायग्राम, ठीक है। हम लोग इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए क्या कह रहा है, x डैश y, है ना। तो देखिए यहाँ से हमारा x गया, यहाँ पे नॉट गेट लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये x डैश बन जाएगा। देन फिर यहाँ से ये हमारा y चला गया, दोनों के बीच में क्या करें, एंड गेट, एंड है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंड गेट लगा लेंगे। फिर क्या आपका y, तो y ऐसे गया और यहाँ से आपका z गया, ठीक है। तो ये हमारा z डैश हो गया, ये हमारा y हो गया, और दोनों के बीच में यहाँ पे भी क्या परफॉर्म करना है, एंड परफॉर्म करना है, और एंड के साथ में हमको क्या करना है यहाँ पे, और परफॉर्म करना है। तो ये हमारा क्या बन गया, और गेट। तो ये हमारा क्या बन गया, इसका लॉजिक डायग्राम या सर्किट डायग्राम बन गया। साथ ही साथ इसका क्या करा, ट्रूथ टेबल बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स आपको ट्रूथ टेबल बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी बुलियन अलजेब्रा पे सिखाए थे आपको, है ना, वहाँ पे मैंने वीडियो डाल रखा था, वहाँ पे हमने बहुत सारे ट्रूथ टेबल वगैरह को बनाया था, तो आप वहाँ से भी एक रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। और किसी को भी अगर कोई दिक्कत अगर होता है बनाने के लिए तो आप प्लीज़ आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और इस नंबर पे मैं आपको डायरेक्ट आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना करके भेज दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाई डू वी नीड नेटवर्क टू आवर सिस्टम, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नेटवर्क की रिक्वायरमेंट क्यों होता है। तो बेसिकली ना फ्रेंड्स पहले ना ये समझिए कि नेटवर्क होता क्या है। तो नेटवर्क जो हमारा होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक से आपस में जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब आपस में कनेक्ट होता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। तो नेटवर्क बेसिकली हम लोग क्रिएट क्यों करते हैं, ताकि एक का डेटा दूसरे के लिए भी अवेलेबल हो सके और उसकी जो भी रिसोर्सेस होगा हम उसे एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, राइट।
ठीक है। तो देखिए इन शॉर्ट, देखिए कहने का मतलब है कि नीड ऑफ नेटवर्क, तो इसका मतलब हुआ कि एडवांटेज ऑफ नेटवर्क या फिर हमें उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। तो देखिए उसका बहुत ही सीधा सिंपल सरल सा आंसर है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं और आपको बहुत ईजी वे में आपको आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, इसको बहुत ईजी वे में लिखा हुआ है। जब लोग नेटवर्क की रिक्वायरमेंट क्यों होता है, क्योंकि हम लोग रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं, हम अपने जो भी डेटा हम लोग रखेंगे उसको लोग बैकअप बना सकते हैं ना। जब हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो हमारा क्या होता है, कॉस्ट कम पड़ जाता है। जैसे कि नेटवर्क रिड्यूस द कॉस्ट फॉर शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्स। फॉर एग्जांपल फ्रेंड, यहाँ पर हमने मेरा 10 कंप्यूटर कनेक्ट है आपस में, ठीक है, और हमको कुछ डेटा को प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे, 10 कंप्यूटर के लिए हम लोग प्रिंटर कनेक्ट करेंगे क्या, नहीं, किसी एक मेन कंप्यूटर में क्या करेंगे हम लोग, प्रिंटर लगा देंगे, है कि नहीं, और बाकी की किसी भी कंप्यूटर से जो लोग कमांड करेंगे तो वहां से हमारा डेटा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब हुआ क्या कि हमें सारे सिस्टम में प्रिंटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमें जरूरत नहीं पड़ा तो डिवाइसेस हमें खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा, तो जब खरीदे नहीं तो उसमें हुआ कि हमारा पैसा बच गया। सिक्योरिटी, हमारा डेटा यहाँ पे सेफ और सिक्योर होता है, क्यों, क्योंकि हमारा इसमें क्या होता है कि वी कैन प्रोटेक्ट आवर डेटा यूजिंग मेनी प्रोटेक्शन मेथड लाइक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, बायोमेट्रिक्स, है ना, फायरवॉल एटसेट्रा। देखिए यहाँ पे हमारा क्या होता है, हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को क्या कर सकते हैं, सिक्योर करके रख सकते हैं, राइट। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो आप 3 पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे तो आपके लिए एनफ होगा आंसर, ठीक है। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रोग्राम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। देखिए क्वेश्चन जो मैंने C++ का और PYQ का जो मैंने करवाया था वहां पर मैंने इसका प्रोग्राम बना करके दिखाया था, राइट। तो आप उस वीडियो से इस क्वेश्चन का आप रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर। तो कीवर्ड और आइडेंटिफायर में डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत ही इजी सवाल है, आप लोग खुद से इसे कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी नहीं समझ में आता है देन व्हाट्सएप में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए एंड ए। यहाँ पे ना 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल आपका ए है जो कि सिंगल कोट में है, और एक वेरिएबल आपका है ए, ये भी आपका किस में, डबल कोटेशन में। तो इसमें और इसमें आपका क्या डिफरेंस है, आपको ये बताना है, राइट। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है आपका सिंगल कोट के लिखा हुआ है, और ये जो लिखा हुआ है आपका डबल कोटेशन के लिए लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जो सिंगल कोट में हमारा क्या होता है, कैरेक्टर होता है, और जो कैरेक्टर होता है कितना मेमोरी कंज्यूम करता है, 1 बाइट, और जो कैरेक्टर होता है उसमें \0 कभी भी एंड में ऐड नहीं होता है। लेकिन स्ट्रिंग में क्या होता है, ये आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट है, स्ट्रिंग इसके अकॉर्डिंग ये कितना मेमोरी कंज्यूम करा, 2 बाइट, क्यों, क्योंकि एक तो एक सिंगल कैरेक्टर हुआ, दूसरा हमारा \0 के लिए। साथ ही साथ स्ट्रिंग में हमेशा \0 टर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, VVI क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछने का 100% चांसेस है। आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक और हमने यहाँ पे बना रखा है। क्वेश्चन क्या आपका देख लीजिएगा, व्हाट इज पॉलीमर फेज, ठीक है। और ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम लोगों ने पहले भी कर रखा है। क्या है कि व्हाट इज पॉलीमर फेज, गिव एन एग्जांपल। तो बेसिकली पॉलीमर फेज होता क्या है कि जब हम किसी एक काम को डिफरेंट तरीके से करते हैं तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर फेज में कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसी का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एग्जांपल यहाँ बना हुआ। देखिए जब हमने पिछले क्लास में जब हमने इसका वीडियो देखा था C++ का प्रोग्राम का, तो वहाँ पे हमने पॉलीमर फेज को कंप्लीट इसका कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया था कि पॉलीमर फेज के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। पॉलीमर फेज आपका किस कंडीशन पे होता है, उसमें से किसी भी एक कंडीशन का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम बना सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए जो प्रोग्राम बना हुआ किसका बना हुआ है, फंक्शन यहाँ पर ऐड है, यहाँ भी फंक्शन ऐड है। हाँ, इसका जो बना हुआ कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर। ये किस पे बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर। इस कॉन्सेप्ट पे आपका ये प्रोग्राम बना हुआ है। आप इस क्वेश्चन का प्रोग्राम, आप देखिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप जो C++ का जो वीडियो मेरा वहां पे बना हुआ है, वहां से आप इसको प्रेफरेंस, वहां से आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे हमने ना क्या किया हुआ है, टोटल हमने यहाँ पे 12 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और इस 12 क्वेश्चन में से आपको पूछने कितने जाने वाला है, टोटल 7 क्वेश्चन। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि इन 12 में से आपको टोटल कितने क्वेश्चन लिखने हैं, 7 क्वेश्चन लिखने हैं, सॉरी कितने लिखने हैं, 6 क्वेश्चन लिखने हैं, सॉरी कितने लिखने हैं, 6 क्वेश्चन। और कितने मार्क्स आएगा ये, 6 × 3 = 18, ये टोटल आपका 18 मार्क्स का हुआ। तो 12 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दिए हुए, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन आएंगे। डेफिनेटली फ्रेंड यहाँ से आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, सेक्शन सी, और ये सेक्शन सी में हमारा क्या टोटल यहाँ पे आपका 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो आपका क्या कह रहा है कि व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड व्हाट आर इट्स वेरियस फॉर्म्स, एक्सप्लेन एनी वन बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको क्या करना है, इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करना है, उसके कितने फॉर्म्स होते थे, इनहेरिटेंस के टोटल 5 टाइप होते हैं, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, उसका एक सुटेबल एग्जाम्पल देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ ना, इसमें ये नहीं बोला कि किसका एग्जाम्पल देना है, आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक्सप्लेन एनी वन, आपको इन 5 इनहेरिटेंस का जो टाइप होता है इन 5 में से किसी भी एक का यूज करके आपको क्या करना है, उसका एक एग्जाम्पल या फिर उसका एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपके इनहेरिटेंस का डेफिनेशन है, इसके सारे टाइप्स लिखा हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे इसका क्या लिखा हुआ है, इसका एक प्रोग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम बना हुआ, प्रोग्राम आपका यहाँ पे किसका बना हुआ है, ये प्रोग्राम यहाँ पर आपका सिंगल इनहेरिटेंस का बना हुआ है। किसका, ये आपका यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस का बना हुआ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज सिंगल इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, तो आप इसको भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए ये क्वेश्चन जो आपका है, ये आपका क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपका है। ठीक है, क्या कहता है कि डिफाइन ए क्लास रिसोर्ट विथ फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का प्रोग्राम हमने पिछले क्लास के वीडियो में, पिछले सेशन में हमने कर चुका है, आप वहां से जाकर के इस प्रोग्राम को रेफरेंस ले लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपके ये सवाल अगर आपसे नहीं पूछता है तो दूसरा यहाँ पे आपका एक और सवाल है, वो सवाल क्या आपका कि डिफाइन ए क्लास बुक, आपको एक क्लास डिफाइन करना जिसका नाम क्या होगा, बुक होगा, और उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, बुक आईडी है ना, बुक नेम है, उसका कॉस्ट है, और साथ ही साथ नीचे यहाँ पे और भी इसका डेटा होगा, फंक्शन इसके अंदर। हाँ ये देखिए, पब्लिक मेंबर में आपको क्या डिफाइन करना है, एक पुट वैल्यू, एक शो वैल्यू नाम का एक फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पर ना ये जो इस कैटेगरी का जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका मैंने बना रखा है, कितना क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, एक क्वेश्चन यहाँ पर रिसोर्ट वाला है, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या, बुक का है, और एक तीसरा एक और यहाँ पर क्वेश्चन आता है किसके लिए, स्टूडेंट के लिए, राइट। और ये स्टूडेंट वाला क्वेश्चन और ये रिसोर्ट वाला क्वेश्चन, इन दोनों का प्रोग्राम ऑलरेडी हम लोग वीडियो में बना चुके हैं। ठीक है, सॉल्व कर चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं, तो आप वहां से जाकर रेफरेंस ले सकते हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को एकदम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपका एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम डेफिनेटली आपका एग्जाम में सवाल आने वाला है। देखिए नंबर 3 क्या कह रहा है कि व्हाट आर द वेरियस फिजिकल मीडिया यूज्ड फॉर द डेटा ट्रांसमिशन इन अ नेटवर्क सिस्टम। क्या कहता है कि नेटवर्क सिस्टम में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए कौन कौन से फिजिकल मीडिया होता है, उसको एक्सप्लेन करना या फिर उसको आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है फिजिकल मीडिया का मतलब क्या होता है, गाइडेड मीडिया, राइट। क्या होता है, गाइडेड मीडिया। और ये गाइडेड मीडिया क्या होता है, देखिए तो बेसिकली गाइडेड मीडिया जो हमारा था 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल, और दूसरा आपका क्या होता है, कोएक्सियल केबल, ठीक है, और तीसरा क्या होता है आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल, ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है। तो आपका गाइडेड मीडिया कितने टाइप के, तो 3 होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। तो तीनों को आपको क्या करना होता है, डिफाइन करना होता है। तो डिफाइन कर दीजिएगा तीनों को, 5 नंबर आपको मिल जाएगा इजी वे में। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर नहीं समझ में आ रहा है देन आप क्या कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप आप गूगल कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा लिखने के लिए, नहीं हो पाता है देन आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको आंसर भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है कि फाइंड द मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शन ए बी सी डी सिग्मा 0 3 4 5 7 11 39 15 यूजिंग के मैप। तो के मैप का यूज करके आपका ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे सिग्मा में आपका वैल्यू दिया हुआ है, फंक्शन आपका एबीसीडी दिया हुआ है, वेरिएबल आपके कितने 4, बॉक्स आपके कितने बनेंगे 16, इसका इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, और मिनिमाइज करके आपको क्या निकालना है, एसओपी निकालना है। और ये क्वेश्चन बहुत ही आपका इजी है, साथ ही साथ ये क्वेश्चन आपका इजी होने के साथ साथ आपका क्या है, मोस्ट एंड मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपका है। एकदम देख लीजिएगा, जैसे भी होगा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। के मैप का सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, जाइए वहां से रेफरेंस लीजिए और देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कह रहा है, इवेलुएट द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक एंड शो द कंटेंट्स ऑफ स्टैक आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ईच ऑपरेशन, ठीक है।
स्टैक का यूज करके आपको क्या करना है, स्टैक, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैक इवैल्यूएशन, ठीक है। आपका यहाँ पे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है जी। और इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करना है लेकिन किसका यूज करना है, आपको स्टैक का यूज करके आपको शो करना है। और जिस स्टेप पे आप एलिमेंट को पुश करेंगे या पॉप करेंगे, हर उस स्टेप को आपको क्या करना है, शो करना है, राइट। तो इसका भी क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको बना करके वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप जाइए वहां से रेफरेंस लीजिए, ठीक है, और देखिए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स, यहाँ पे ना ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एग्जाम में पूछने वाला है, ठीक है। 5 5 10 नंबर का, और टोटली आपका सवाल कितना आएगा, 5 नंबर के क्वेश्चन कितने रहेंगे, 4। उन 4 में से ये 2 क्वेश्चन तो आपका फिक्स है, ये 2 क्वेश्चन, और एक तीसरा आपका जो मैंने ऊपर बताया था क्लास वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। एक तो आपका के मैप का क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन, एक आपका के मैप का, दूसरा आपका स्टैक का क्वेश्चन 2, और एक आपका क्वेश्चन जो है ये क्लास वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन, ठीक है, रिसोर्ट का जो मैंने बनाया था ये सवाल, और ये बुक वाला, ठीक है। साथ ही साथ इसका स्टूडेंट वाला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, इन तीनों में से कोई एक सवाल आपको एग्जाम में पूछेगा। तो एक सवाल आपका यहाँ से हो गया, ठीक है, एक सवाल आपका के मैप का हो गया, एक सवाल आपका स्टैक का हो गया। 4 में से 3 सवाल आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये 3 में से 3 सवाल आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा। 3 नंबर मतलब 3 क्वेश्चन मतलब 15 नंबर, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि व्हाट इज सॉर्टिंग एंड राइट एन एल्गोरिथम फॉर सिलेक्शन सॉर्ट। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉर्टिंग आपका क्या होता है और सिलेक्शन सॉर्ट का आपको एल्गोरिथम लिखना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सॉर्टिंग होता क्या है, तो सॉर्टिंग आपका एक ऐसा तरीका होता है जहाँ पे हम एरे एलिमेंट को क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए क्या लिखा हुआ है कि सॉर्टिंग ऑफ एन एरे मीन्स अरेंजिंग द एरे एलिमेंट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर दैट इज either ascending or descending order. There are several sorting technique available. Examples: cell sort, bubble sort, selection sort, क्विक सॉर्ट, हिप सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, राइट। देखिए सॉर्टिंग आपका क्या होता है कि ऐसा टेक्निक होता है, एक ऐसा तरीका होता है जहां पर हम एरे के एलिमेंट्स को क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में, या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, ठीक है। तो सॉर्टिंग करने का बहुत सारा तरीका होता है, जैसे कि सेल सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट, हिप सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बहुत सारे सॉर्टिंग का टेक्निक होता है। लेकिन आपको यहाँ पे जो एल्गोरिथम लिखना है वो किसका लिखना है, सिलेक्शन सॉर्ट का लिखना है, राइट। तो सबसे पहले ना हम लोग ये समझेंगे कि सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है। तो सपोज दैट मेरे पास यहाँ पे एक एरे एलिमेंट, एक एरे का लिस्ट है, ठीक है, 5 3 6 10 8 एंड 7, इंडेक्स 0 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारा इस एरे का नाम है सपोज दैट नम, ठीक है, और साइज मेरा कितना है 6। देखिए ये मेरा क्या है, एरे लिस्ट है। अब इंडेक्स कितना, 0 से स्टार्ट है, 5 में खत्म हो गया। एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है फ्रेंड, ठीक है। तो क्या कहता है कि सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम लिखना है। तो देखिए एल्गोरिथम जो आपको देखने में लग रहा है इतना भारी भरकम, आप सबसे पहले ये समझिएगा कि सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है। तो देखिए क्या करेंगे ना कि जब हमारा लूप चलेगा, प्रोग्राम को सॉर्ट करने के लिए तरीका क्या होगा, लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें से करेंगे क्या कि जो हमारा सबसे लिस्ट में जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, राइट, उस एलिमेंट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उसको फर्स्ट पोजीशन पे क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। मतलब कि जब ये लूप हमारा चलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे डायग्राम में देखिए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ में से सबसे छोटा हमारा एलिमेंट कौन है, 3 है। तो 3 कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट पोजीशन, देन फिर यहाँ पे 5 उसके जगह पे आ जाएगा, ठीक है। देन फिर आपका 6 10, देन फिर 8, देन फिर 7। अब देखिए इस लिस्ट में हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है, 5 है ना। तो 5 को क्या करेंगे, 5 के सेकंड पोजीशन पे, तो क्या हम उसको चेंज करेंगे, नहीं करेंगे। देन उसके बाद फिर हमारा एलिमेंट क्या, 6 भी हमारा करेक्ट पोजीशन पे, ठीक रहने देंगे। देन फिर से यहाँ पे हमारा क्या, 7। तो जब 7 यहाँ पे हमारा क्या हो गया, उसके बाद का स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो गया। तो 7 को कहाँ पे रखेंगे, 6 के बाद। तो जो हमारा 6 के बाद क्या, 10। तो 10 कहाँ पे चला जाएगा, 7 के पास, और 7 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स जो हमारा लिस्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। देखिएगा 3 5 है ना, फिर यहाँ पे 6 7 यहाँ पे आ जाएगा, और 7 के बाद फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 10 इसके जगह पे चला जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपका एरे क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सिलेक्शन सॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को क्या करते हैं, पिक करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं। देन उसके बाद फिर सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ढूंढते हैं, देन फिर उसको क्या करते हैं, सेकंड पोजीशन पे रखते हैं, राइट। और वहाँ का जो एलिमेंट होगा उसको स्वैप करके उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट के प्लेस पे रख देते हैं, राइट। तो उसी के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एल्गोरिथम लिखना है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्शन सॉर्ट का एक फंक्शन बना दिया जी, उसमें हमने एक एरे और साइज हमने पास कर दिया एरे का। क्या लिखा हुआ स्टेप 1 में कि रिपीट कीजिए स्टेप 2 एंड स्टेप 3 4 i = 0
आई इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, यानी कि लूप चलाना हमको यहाँ पे आई का वैल्यू कितना होगा 0 और कहाँ तक चलेगा n माइनस 1 तक चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉल करना किसको, स्मॉलेस्ट फंक्शन को हमने पे कॉल कर दिया, और वहाँ पर भी हमने एरे आई और n मतलब एरे का साइज और पोजीशन को हमने पास कर दिया। फिर जब हमको एलिमेंट मिल जाएगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो उसको क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे, ठीक है। कहाँ पे स्वैप करेंगे, तो जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसको स्वैप कर देना, कहाँ पे, जो पोजीशन हमारा होगा उस पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पे लूप खत्म हो जाएगा, स्टेप 4 में एग्जिट कर जाएंगे। देन फिर आगे देखिए, आगे यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट फंक्शन, ठीक है। अभी स्मॉलेस्ट फंक्शन में हो क्या रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस लूप के इस फंक्शन में हमारा क्या कर रहा है, एरे के अंदर में जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट था उसको यहाँ पे फाइंड कर रहा है, राइट। तो क्या है, यहाँ पे एरे पास किया हुआ है, आई मतलब हमारा आई का वैल्यू पास होगा, एन मतलब यहाँ पे क्या, एरे का साइज है, पोजीशन मतलब जिस पोजीशन में आपको एलिमेंट को रखना है, ठीक है। तो सेट किया स्मॉल इक्वल टू एरे का आई, तो एरे का आई का जो भी वैल्यू को मान लेना, क्या हमारा स्मॉल एलिमेंट है। देन फिर सेट कर दिए पोजीशन इक्वल टू आई, तो पोजीशन का वैल्यू मैंने सेट कर दिया यहाँ पे आई। रिपीट कीजिए 4j इक्वल टू आई प्लस 1 टू n, ठीक है। देन फिर हम यहाँ पे क्या करें, कंपेयर करें, कंपेयर करने के बाद क्या करें, जो भी एलिमेंट हमको छोटा होगा उसको क्या करेंगे जी, यहाँ पे वो जो भी एलिमेंट हमको छोटा मिलेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, वो वही वाला पोजीशन सेट कर देंगे यहाँ पे, उसी का वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ पे, पोजीशन में, ठीक है। और ऊपर जाके फिर यहाँ पे पोजीशन पे हम लोग क्या कर लेंगे, जब ये फंक्शन देखिए यहाँ पे ऊपर कॉल होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा पोजीशन भी पास हुआ है, स्मॉलेस्ट पोजीशन पास हुआ है, तो क्या करेगा, वहाँ पे हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सेट कर देगा। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम लिखा हुआ है। आपका सवाल यहाँ पे और किसका आ सकता है, यहाँ पे आपका सवाल आ सकता है और इंसर्शन सॉर्ट का आ सकता है आपका, ठीक है, या फिर आपका यहाँ पे बबल सॉर्ट का आ सकता है, राइट। साथ ही साथ यहाँ पे एक और सॉर्ट होता है, मर्ज सॉर्ट। तो इनमें से कोई भी आपका एक सॉर्टिंग का एल्गोरिथम आपका एग्जाम में पूछ सकता है, डेफिनेटली पूछता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एल्गोरिथम आप देख लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम डेफिनेटली आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और आप मुझे जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने नहीं किया है, आप उसे कर लीजिएगा। जरा से भी अगर कोई दिक्कत होता है, नहीं समझ में आता है, आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय टोपोलॉजी एंड व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी क्या होता है उसका आपको डेफिनेशन लिखना है, साथ ही साथ उसके जो भी आपका टोपोलॉजी होते हैं, चाहे आपका रिंग टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी है ना, या फिर आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी है, जो भी टोपोलॉजी है उन सबको आपको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करके लिख देना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कितने मार्क्स में आपको पूछेगा, 5 मार्क्स में पूछेगा। तो यहाँ पे टोटल हमारा 7 क्वेश्चन है। इन 7 क्वेश्चन में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका कौन कौन सा है, एक आपका के मैप, एक आपका स्टैक का क्वेश्चन, और एक आपका क्लास वाला क्वेश्चन। ये देखिए रिसॉर्ट का क्वेश्चन, ठीक है, रिसॉर्ट और बुक का क्वेश्चन जो हमने बताया था, साथ ही साथ यहाँ पे हमने क्वेश्चन बताया था स्टूडेंट का। तीनों में से कोई एक सवाल आपको पूछेगा, साथ ही साथ ये इन तीनों में से एक, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया, एक आपका के मैप हो गया, एक आपका स्टैक हो गया, 3 क्वेश्चन, 3 ये आपका क्वेश्चन आपका एग्जाम में फिक्स है 5 मार्क्स का। बाकी इनमें से कोई एक सवाल आपको पूछ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, तो आप रेफरेंस कहीं और से भी ले लीजिएगा, या फिर जो ऑलरेडी जो मैंने वीडियोस बना रखा है स्टैक का, या फिर बूलियन अलजेब्रा का, बाकी जो भी चीज़ें का है, या C++ का जो स्पेशली मैंने वीडियो बना रखा है, वहाँ पर एक बार आप वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको बहुत सारे प्रोग्राम का रेफरेंस या आपको उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा मॉडल सेट जो हमने तैयार किया था, ठीक है। एंड आई होप कि आप सब प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना, अच्छे से आप लोग एग्जाम की तैयारी कीजिए। आपको इस बार एग्जाम में क्या करना है जी, एकदम फोड़ देना है, एकदम पेपर को बहुत अच्छे से लिखना है, ठीक है। जितना हो सके उतना आपको पेपर को लिखना है, एकदम ब्लैंक आपको खाली कर छोड़ना है बिल्कुल भी नहीं है। और इस बार क्या करना है, 70 में 70 उठाने हैं कंप्यूटर में, ठीक है। और जो मैंने ऑब्जेक्टिव, जो मैंने MCQ का जो मैंने आपको वीडियो डाल रखा है, आप उसको जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। वहाँ से आपका एक भी सवाल बाहर आपका आने वाला नहीं है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसको आप जितना से जितना ज़्यादा हो सके अपने स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। देन फिर मिलते हैं, है ना। और हाँ, फिर एक बात और, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, यानी कि 3 मार्च को जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, उस दिन 3 मार्च को जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, उस दिन जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसी दिन हम लोग 5:15 में, कितना, 5:15 में जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसका एनालाइज करेंगे, कहाँ पे, लाइव करेंगे हम लोग, ठीक है।
लाइव आएंगे उस दिन यूट्यूब पे, और उस दिन हम लोग क्या करेंगे 5-15 में हम लाइव आ जाएंगे। जो भी आप एग्जाम से पहले निकलेगा आप हमको PDF बना करके क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। मेरा नंबर ये रहा आपका 9110066190। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, PDF बना करके। और उस क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट एनालाइज करेंगे। कितने टाइम पे, 5-15 पे लाइव आएंगे यूट्यूब पे, ठीक है, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसी दिन, ठीक है फ्रेंड्स। टिल देन मिलते हैं फिर बाद में। थैंक यू, बाय बाय।